तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के अपने सर्कल्स के लेक्चर नंबर 4 के अंदर। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सर्कल्स के क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है जी हाँ, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे सर्कल्स के सभी कॉन्सेप्ट के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चंस, क्योंकि इसके पहले वाले छोटे छोटे लेक्चर्स के अंदर हमने आपको इनके कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से बता रखा है। और आज के इस लेक्चर में हम सर्कल्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटे से कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। वो छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में आप देख लो सबसे पहले तो। ठीक है, देखो हमारा जो कॉन्सेप्ट है आज के लेक्चर का वो क्या है, वो हमारे पास ये है कि इफ अ कॉर्ड एंड अ टेंजेंट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अगर कोई कॉर्ड AB है और ये टेंजेंट जो कि PT आपको दिख रही है, ये सर्कल के बाहर किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन क्या होगा, इस कॉर्ड के जो सेगमेंट है यानी कि PA और PB, ठीक है, इसके सेगमेंट की लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो इस टेंजेंट के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, ये कहने का मतलब है इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा है, इसको हम एक बार रीड भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ अ कॉर्ड एंड अ टेंजेंट इंटरसेक्ट एक्सटर्नली then the product of the length of the segments of a chord is equal to the square of the length of the tangent। ठीक है, जो कि क्या कर रही है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेकर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक की लेंथ का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा इस कॉर्ड के सेगमेंट्स की लेंथ के प्रोडक्ट के। ठीक है, तो यही वाला कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे इस तरीके से, लिखेंगे PT का स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB। ठीक है, PT हमारे पास क्या है, टेंजेंट है, PT हमारे पास क्या है, टेंजेंट है, और PA और PB क्या है, इस कॉर्ड के सेगमेंट्स है जिनका प्रोडक्ट इस टेंजेंट की लेंथ के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। इस वाले कॉन्सेप्ट को आप लोग चाहो तो नोट कर लो, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर आगे ये काम आने वाला है। ठीक है, और देखो इसके पहले हमने दो कॉर्ड के इंटरसेक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है इसके पहले लेक्चर के अंदर आपको पढ़ाया हुआ है। उसके अंदर हमने क्या किया था कि अगर दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरनली या एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करती हैं, देन उनके सेगमेंट्स की लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है। इसके बारे में बता चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद छोटा सा कॉन्सेप्ट यही वाला रह गया था जिसको आपको बताना बहुत जरूरी था, और अब हम क्वेश्चंस पर आ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक से लेकर के अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं सभी पर रिलेटेड हम आपको कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं ताकि आप लोग अब आराम से क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सको। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है आज का वो क्या है, तो ये कॉन्सेप्ट तो अपना क्लियर है। अब हम आएंगे क्वेश्चन के ऊपर। ठीक, और जो भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए वो आपको बताए भी जाएंगे कि हाँ ये ठीक है। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो देखिए ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर पहला होने वाला है जो कि एक बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर हमसे कहा क्या गया है, इसके अंदर हमसे कहा गया है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ठीक है, यानी कि हमसे कहा गया है कि अगर कोई एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल के डायमीटर के एंड पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करी गई है, ठीक है, इस तरह से जिस तरीके से हमने ये डायग्राम बनाया है, ठीक, तो ये टेंजेंट जो है आपस में पैरेलल होंगी, हमें ये प्रूफ करना है ना। तो ये हमारा डायग्राम जो है कंप्लीट होता है इस तरीके से। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मान लेते हैं ये A है और ये B है, O इसका सेंटर है, और इस टेंजेंट को हम यहाँ पर नाम दे देते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट रख देते हैं P और यहाँ पर एक पॉइंट रख देते हैं P डैश। ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम हो गया। अब इसी को हमको यानी कि जो AP है उसको BP डैश के पैरेलल प्रूफ करना है। ठीक है, ये जो टेंजेंट दिख रहे हैं इसको इसके पैरेलल प्रूफ करके लाना है। इस क्वेश्चन में हमसे यही कहा गया है ना। AB डायमीटर आपको साफ साफ दिख रहा है, डायमीटर के एंड पर जो हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है इनको पैरेलल प्रूफ करके लाना है। और इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको जब भी सॉल्व करना होगा तो आप उसको थ्योरम की फॉर्म में सॉल्व करोगे। ठीक है, थ्योरम का मतलब है कि गिवन, फिर टू प्रूफ, फिर कंस्ट्रक्शन, उसके बाद प्रूफ वाला सेक्शन। इस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने में सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन वाले सेक्शन के अंदर क्या लिखेंगे, जो हमारे पास गिवन है वही, क्योंकि डायग्राम हमने अपने हाथों से बनाया, मतलब बुक में गिवन नहीं होगा क्वेश्चन के अंदर, तो आपको ये जो बनाना है उसमें जो कुछ भी गिवन है वो आपको लिखना है। क्या, जैसे कि अ सर्कल विद सेंटर O हमको गिवन है, ठीक है, अ सर्कल विद सेंटर O एंड AP
और AP डैश, ये क्या है, दो हमारे पास क्या है, टेंजेंट है। एंड AP कामा BP डैश, BP डैश आर टू टेंजेंट्स drawn at the ends of a diameter AB। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, जितना हमें गिवन था उतना हमने यहाँ पर नोट करके लिख दिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो उसको लिखेंगे टू प्रूफ वाले सेक्शन के अंदर, क्योंकि ये हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो टू प्रूफ के अंदर हमको क्या करना है, AP को BP डैश के पैरेलल प्रूफ करना है, यानी कि AP इज पैरेलल टू BP डैश, ये प्रूफ करके लाना है। कंस्ट्रक्शन करने की हमें कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हम सिर्फ एक थ्योरम से ही इसको प्रूफ कर सकते हैं। क्यों, हमने आपको एक थ्योरम पढ़ाई होगी जिसके अंदर बताया था इसके पहले लेक्चर के अंदर कि अगर कोई भी टेंजेंट जिस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट से ड्रॉ करी गई सर्कल पर, तो उसी पॉइंट के थ्रू जो रेडियस ड्रॉ करी जाएगी वो दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, बताया था द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है, एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट इज आर परपेंडिकुलर ईच अदर, ये हमने आपको सबसे पहले थ्योरम के अंदर बताया था। ठीक है, वही सेम कॉन्सेप्ट इसके अंदर अप्लाई किया जाएगा, है ना। तो कंस्ट्रक्शन हमको करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम अपना प्रूफ जो है वो करेंगे। तो प्रूफ के अंदर हमें क्या करना है, ये जो इस परपेंडिकुलर है ना, तो इस परपेंडिकुलर वाले जो थ्योरम है उसको हमको लिखना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे द टेंजेंट एट एनी पॉइंट of a circle and the radius through the point। are perpendicular each other। ठीक है, इसकी हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, इसकी हेल्प से हम इस वाले एंगल को 90 डिग्री लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं। इन सभी एंगल्स को हम 90 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, इन सभी एंगल्स के जो नेम है वो क्या है, देखो ये हो गया PAO, ये हो गया OA, और यहाँ पर भी कोई एक नाम ले लेते हैं ताकि हम इसका एंगल का नाम लिख पाए। ठीक है, तो ये हमारे पास PP डैश हो गया, ये हो गया Q और ये हो गया Q डैश, यहाँ पर कोई पॉइंट। ठीक है, ताकि हम एंगल्स के नाम सही से लिख पाए, है ना। तो OAQ हो जाएगा। ठीक, इसकी हेल्प से हम लिख सकते हैं, सो एंगल हमारे पास कौन सा, PAO, ठीक है, ये और OAQ ये भी 90 हो जाएगा। P डैश B और O, ठीक है, P डैश B और O B और Q डैश, O B और Q डैश, ये सारे के सारे एंगल हमारे पास क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, और ये एंगल अगर 90 डिग्री के हो गए हैं, इसका मतलब नहीं है कि ये हमारे पैरेलल हो गए। ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे कि जो P डैश B और ये O, ये वाला एंगल आपको दिख रहा है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, इसके इक्वल कैसे होगा, OA और Q के, क्योंकि ये हमारे पास क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, और वाकई में ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये क्या है, इक्वल है। और हम इसके लिए एक दूसरा रीजन भी दे सकते हैं कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और इसी तरीके से ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये भी सेम कंडीशन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, और अगर किन्हीं भी दो लाइंस के बीच में अल्टरनेट इंटीरियर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो कि इक्वल है, देन हम बोल सकते हैं कि वो दोनों लाइंस हमारी क्या पैरेलल लाइंस है। ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है वो पैरेलल लाइंस के बीच में ही बनते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या कि अब हम बोल सकते हैं P डैश B और O, एंगल P डैश B और O इक्वल है OAQ के। ठीक है, OAQ के, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स है। सेम इस तरीके से हम बोल सकते हैं OBQ डैश, ये इक्वल होगा PAO के। ठीक है, OBQ डैश ये होगा PAO के, सेम यही रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 90 डिग्री है, देन हम बोल सकते हैं देन
देन हम क्या बोल सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे कि AP इज पैरेलल टू द BP डैश, ठीक है। यहां लिख देंगे बिकॉज द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। और यहां पर हम लिख देंगे हेंस प्रूफ, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। हमसे यही कहा गया था क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कि प्रूफ दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर सर्कल आर पैरेलल, ठीक है। तो हमने इसको पैरेलल प्रूफ कर दिया बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रूफ करके, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है और ये भी इक्वल है, इस वजह से हम बोल सकते हैं कि हाँ ये हमारे क्या है कि दोनों पैरेलल लाइंस है ना। अब देखो इसको आप लोग कई तरीके से और भी प्रूव कर सकते थे। हो सकता था इसको आप एक स्ट्रेट लाइन और इसको भी एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से प्रूव कर सकते थे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, तो दो एडजस्टेड एंगल का सम अगर 90 डिग्री है देन आप PAQ को भी स्ट्रेट लाइन प्रूफ कर सकते हो, P' और Q' को भी स्ट्रेट लाइन बोल करके पैरेलल प्रूफ कर सकते थे, ठीक है। तो इसके एक कई मेथड और भी हो सकते हैं सॉल्व करने के, जिनमें से एक मेथड ये है हमारे पास, ठीक है। तो ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन। अब हम आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर, ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हैं आज, ठीक है। तो यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन हमारे पास दूसरा ये वाला है। इसके अंदर कहा गया है क्या, देखो हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये देखो ये क्वेश्चन जो है हमारा लेंथ ऑफ द टेंजेंट वाले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, और लेंथ ऑफ द टेंजेंट फाइंड करने के लिए हमने आपको बताया है अच्छे से, उसके लिए हमने इसका लेक्चर बनाया हुआ है अलग से, है ना। अब देखो लेंथ ऑफ द टेंजेंट फाइंड करने के लिए हमें एक सर्कल चाहिए होगा विद सेंटर ओ, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर इस पॉइंट पर, ठीक है। और इसके सेंटर से एक पॉइंट यहाँ पर हम लगाते हैं ड्रॉ करके। मान लेते हैं कि ये जो एक्सटीरियर पॉइंट है ये है हमारे पास T, ये हो गया PO और ये T है, ठीक है। और ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है जो कि हमने यहाँ पर ड्रॉ करी है ये, ठीक है। आप लोग देख सकते हो ये है रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब हमसे कहा गया है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, यानी कि हमें PT की लेंथ फाइंड करनी है, यही हमारे पास टेंजेंट है, PT फाइंड करना है फ्रॉम अ पॉइंट 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, यानी कि सेंटर से लेकर ये वाला जो पॉइंट है ये 8 सेंटीमीटर अवे है, और इसकी जो रेडियस है ये है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है 6 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हमें पता है कि जो रेडियस है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, देन इस वाले ट्रायंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके इसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट at any point of a circle, any point of a circle and the radius through the point, ठीक है, and the radius through the point are perpendicular each other, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो हमारा 90 डिग्री होगा। सो द एंगल OTP, ठीक है, या फिर PTO लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। और अगर ये एंगल 90 है देन हमारे पास ये जो ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। देन इन ट्रायंगल OPT बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि हाइपोटेनस यानी कि OP का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, वो हो जाएगा OT का स्क्वायर प्लस बेस हो जाएगा P और T, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम तो यही होती है ना। इसमें से हमको PT फाइंड करना है और बाकी दोनों की लेंथ हमें पता है। OP की लेंथ हमारे पास क्या 8 है, तो यहाँ लिख देंगे 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू OT की लेंथ कितनी है 6 जो कि रेडियस है, प्लस PT का स्क्वायर, PT वही रखो 6 को इधर ले आओ, 8 का स्क्वायर हो गया, 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64, माइनस इसको इधर लेंगे तो 36 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया PT का स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करो इसको जरा, है ना। तो हमारे पास PT का जो स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 8 और ये हो जाएगा 8 आ गया, यहाँ पर से 2 बचेगा तो 28 हो गया। PT का स्क्वायर इज इक्वल टू 28 आएगा। और इसको हम लोग फाइंड करेंगे ऐसे, इसको
PT इज इक्वल टू रूट के अंदर 7 इंटू 4 लिखोगे तो ये हो गया 2√7 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि ऐसा है पूछा गया था। हो सकता है 1 मार्क या 2 मार्क क्वेश्चन में पूछा गया हो। छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा लेंथी नहीं है। इसके अंदर कॉन्सेप्ट केवल हमारा एक अप्लाई हुआ, लेंथ ऑफ द टेंजेंट वाला। ठीक है, क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया, अच्छा है, और मेरे ख्याल से आप लोगों को भी सॉल्व करना चाहिए इसको, है ना। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो इस आपके सामने है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा हमारे आज के लेक्चर का। तो ये है हमारे पास आज के इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर थर्ड। और आज के इस लेक्चर में हम देखो काफी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, काफी लेंथी क्वेश्चन भी हमारे पास होने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर हमसे क्या कहा गया इन द गिवन फिगर QR इज अ कॉमन टेंजेंट। ये जो QR आपको दिख रहा है ये कॉमन टेंजेंट है, क्योंकि ये दो सर्कल्स को टच करते हुए जा रही है। ठीक है, अब ये जो कॉमन टेंजेंट है उसके अंदर कहा गया है कॉमन टेंजेंट टू गिवन सर्कल विच मीट्स एट T। ठीक है, अब देखो क्या है कि यहाँ पर हमारे पास ये तो कॉमन टेंजेंट है एक, लेकिन यहाँ पर एक और टेंजेंट बनाई गई है जो कि क्या है पॉइंट T। ठीक है, जो कि दोनों का कॉमन पॉइंट है। वो क्या कर रहे हैं, वहां पर मीट कर रहा है ना। दोनों सर्कल्स क्या कर रहे हैं, T पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। और यहाँ पर कहा गया था टेंजेंट एट T। अब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक और टेंजेंट ड्रॉ करी गई है जो कि QR को पॉइंट P पर टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, बात सेम है। ठीक है, तो हमसे कहा गया है इफ QP इज 3.8 सेंटीमीटर। QP का मतलब ये है कि ये जो लेंथ है यहां से लेकर के यहां तक, ये हमारे पास है 3.8 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ QR। ठीक है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की लेंथ हमको बतानी है, वो क्या होगी, है ना। तो हमसे QR की वैल्यू पूछी गई है, QR की वैल्यू पूछी गई है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और हमने आपको इसके पहले एक थ्योरम बताया था जिसके अंदर हमने कहा था कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, अगर ये पॉइंट P सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, देन इससे दो टेंजेंट ड्रॉ करी गई हैं, देन इनकी लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है। ये हमने आपको थ्योरम में बताया था। तो बस इसी थ्योरम की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब कैसे, देखो किसी एक पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इनकी लेंथ इक्वल होती है ना। तो यहाँ पर देखो ये जो पॉइंट P आपको दिख रहा है ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इस वाले सर्कल के लिए भी और इस वाले सर्कल के लिए भी। तो इस वाले सर्कल के लिए ये वाली लेंथ इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और इस वाले सर्कल के लिए ये वाली लेंथ इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक, यानी कि ये तीनों ही लेंथ क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, बस इसी एक थ्योरम की हेल्प से हम लिख पाएंगे ऐसा। तो हमें बस क्या करना है, अपने सॉल्यूशन में लिखना है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, बस हमें इतना लिखना है। और इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इसके बाद हम लिख सकते हैं सो ये जो हमारा QP है वो PT के इक्वल हो जाएगा। QP इज इक्वल टू PT एंड PT इज इक्वल टू PR हो जाएगा। ठीक है, PT इज इक्वल टू PR हो जाएगा। ठीक, अब अगर इतना हो गया है देन देखो हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर लिखेंगे नाउ हमें फाइंड करनी थी वैल्यू QR की। जो QR है वो हमारा बना है QP प्लस PR से, QP प्लस PR की हेल्प से मिलकर के बना है। ठीक है, और देखो QP प्लस PR की हेल्प से मिलकर के बना है। ठीक, अगर हमारा ये जो PR है वो PT के इक्वल है और PT QR के इक्वल है, देन हम बोल सकते हैं कि जो ये PR है ये क्या है, ये QP के इक्वल। ये जो PR है ये दिख रहा है आपको, अगर PT इक्वल है, PT QP इक्वल है, तो PR भी तो QP के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि PR जो है वो इक्वल है QP के। देन इस PR की जगह आप देखेंगे ये QP लिखा है, QP वही यहाँ पर भी रहेगा QP। तो QP प्लस QP ये हो गया 2QP हो गया, और QP का वैल्यू हमें पता है कितना है, 3.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे 2 इंटू 3.8 मल्टीप्लाई करा जो कितना हो जाएगा 6 और 3 2 6 1 7 7.6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, इस तरीके से किया जाएगा इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व।
छोटा सा क्वेश्चन था, बस एक ही कॉन्सेप्ट हमारा इसमें अप्लाई हुआ, कौन सा, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, अब इसी पॉइंट पर रिलेटेड यानी कि इसी कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड और भी क्वेश्चन हमारे पास है, अच्छे क्वेश्चन है। तो चलिए अब उनके ऊपर भी आते देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व किए जाएंगे। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से अच्छा लगा होगा, बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो हमारे पास एक और ऐसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में अभी तक तो नहीं पूछा गया, लेकिन आप लोगों ने काफी ज्यादा इस क्वेश्चन को देखा होगा, अप्लाई सॉल्व भी किया होगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आता है। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, हमारे पास AB और CD यहाँ पर दो कॉमन टेंजेंट है जिनको हमें इक्वल प्रूफ करके दिखाना है, जो कि दो नॉन इक्वल रेडियस वाले ट्रायंगल सर्कल हमको गिवन है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जब कभी भी आपको सर्कल के अंदर प्रूफ करने वाला कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आपको उसको क्या करना है, हमेशा थ्योरम की फॉर्म में ही सॉल्व करना है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि गिवन, फिर टू प्रूफ, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद प्रूफ वाला सेक्शन, ऐसे सॉल्व करना होगा किसी भी क्वेश्चन को। तो इसके अंदर हमें गिवन क्या है, इसके अंदर हमें गिवन है दो सर्कल विद द सेंटर O एंड O डैश। तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन है हमें टू सर्कल्स विद सेंटर O and O dash which and two common tangents which meets two circles at AB and CD। ठीक है, जो कि सर्कल्स को AB और CD पॉइंट पर मीट करते हैं, इतना हमें गिवन है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, AB को CD के इक्वल लेकर के आना है। तो इसी को लिखेंगे टू प्रूफ के अंदर, टू प्रूफ में लिखेंगे कि AB इज इक्वल टू CD, ये प्रूफ करके लाना है। अब बात आती है कंस्ट्रक्शन की, बिना कंस्ट्रक्शन के ये वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं होगा। तो इसके अंदर हमें कंस्ट्रक्शन क्या करना है, AB और CD को प्रोड्यूस कराना पड़ेगा आगे, जो किसी एक पॉइंट पर जाकर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ABCD को पॉइंट P तक प्रोड्यूस कराया, जहां पर ये दोनों क्या कर रहे हैं, दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन के अंदर कि AB and CD प्रोड्यूस AB and CD which इंटरसेक्ट ईच अदर। भाई दोनों को अगर आगे बढ़ाओगे तो किसी ना किसी पॉइंट पर तो इंटरसेक्ट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट P। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया कंस्ट्रक्शन के अंदर, जितना हमने कंस्ट्रक्शन किया वो। अब हम आते हैं किसके अंदर, प्रूफ में। ठीक है, तो इसके प्रूफ के अंदर हमें सिर्फ वही कॉन्सेप्ट लिखना है क्या, कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो वही यहाँ पर हमको वही लिखना है क्या, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, द लेंथ of the tangents are equal from an external point, from an external point are equal। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद हम यहाँ पर लिख पाएंगे कि जो हमारा AP है, PA है वो PC के इक्वल हो जाएगा, और जो PB है वो PD के भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि P पॉइंट से ये PA पूरी एक टेंजेंट है और P पॉइंट से PC भी एक पूरी टेंजेंट है। ठीक है, सो हम यहाँ पर लिखेंगे कि PA इज इक्वल टू PC एंड PB इज इक्वल टू PD हो जाएगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। थोड़ी सी जगह दे देते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी जगह दे करके लिखेंगे। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया एंड PB इज इक्वल टू PD है, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर सिंपल हमको प्रूफ करके लाना है क्या, AB इज इक्वल टू CD। हमें ये प्रूफ करना है ना आपस में, है ना। तो ये जो हमारा AP है उसी के अंदर PB आ रहा है। हमें क्या करना होगा, अगर हमने AP में से PB सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, अगर AP में से PB सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब क्या है कि इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड करते हैं, देन हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट माइनस सेकंड करने पे क्या होगा कि PA माइनस PB हो जाएगा लेफ्ट साइड के अंदर। ठीक है, PA माइनस PB हो जाएगा और राइट साइड में PC माइनस PD हो जाएगा। ठीक है, और PA माइनस PB का वैल्यू क्या है,
पी ए है इतना और पी बी है इतना, इस पूरे में से इतना हटा देंगे तो ए बी बचेगा, और पी सी में से अगर पी डी हटा देंगे तो सी डी बचेगा। ठीक है, देन हम यहाँ पर लिख पाएंगे क्या, इसकी जगह पे हम लिखेंगे ए बी और इसकी जगह पे लिखेंगे हम सी डी। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ होकर के आ गया है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी है यहाँ पर, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा आ गया, इस तरीके से किया जाएगा सॉल्व इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, बहुत लेंथी नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। गिवन टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ वाले इन चारों हेडिंगों को आपको ध्यान रखना। इस तरीके से अगर आप करते हो तो बहुत कम चांस है कि आपके जो मार्क्स है वो कट किए जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4 आज के इस लेक्चर का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, देखते हैं कि वो क्या है हमारे पास, है ना। अब ये देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इस टाइप का है। ये हमारे पास क्वेश्चन जो है उन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जिसके अंदर हमने सेगमेंट ऑफ अ कॉर्ड पढ़ा हुआ था। ठीक है, जब हमने कॉर्ड्स के सेगमेंट के बारे में पढ़ा हुआ था देन आपको बताया था क्या कि इफ टू कॉर्ड्स intersect each other internally or externally, then the length of the segments, then the product of the segments of the length are equal। ठीक है, ये हमने आपको बताया था। तो उसी चीज को हमको यहाँ पे लिखना होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो हमें ये लिखना पड़ेगा क्या कि इफ टू कॉर्ड्स intersect each other इंटरनली, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास दोनों है तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंटरनली और एक्सटर्नली, देन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट सेगमेंट्स आर इक्वल। हमें ये लिखना होगा, यानी कि अब हम लिख सकते हैं क्या, व्हेन इंटरसेक्ट इंटरनली, देन हम क्या लिखेंगे, देन क्या लिखेंगे, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं इस वाले केस के अंदर, क्योंकि इसके अंदर देखो पी ए पी बी का जो प्रोडक्ट है वो पीसी इंटू पीडी के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू जिसके अंदर गिवन है वो यहां लिखेंगे और हमें जो अननोन लेंथ x है इसका वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो पी का वैल्यू 6 है, इसका वैल्यू x है, तो ये हो गया 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू पीसी का वैल्यू 3 और पीडी का 4 है, तो 3 इंटू 4 हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 4 3 12 और 6 से कट करोगे तो 6 2 12, तो x का वैल्यू आ गया 2। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे, है ना। ये तो हो गया इंटरनली के लिए। अब हम यहाँ लिखेंगे कि व्हेन इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, देन क्या होगा कि देन हम इसको उसी फॉर्म में लिखेंगे क्या कि पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, ये लिखेंगे। ठीक है, क्या पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, और जो पी ए का वैल्यू है P से लेकर के A तक ये पूरा क्या है, ये x है, ये 7 है, तो 7 प्लस एक्स हो जाएगा। PB का वैल्यू क्या है, ये है 7 सिर्फ, इज इक्वल में PC का वैल्यू P से लेकर के C तक यानी कि 9 प्लस 8, 9 और 8 हो गया 17 इंटू PD का वैल्यू क्या है यहाँ पर 8 है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसको सॉल्व करके हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना। अब यहाँ पर क्या करा दो, इसका मल्टीप्लाई करा दो और इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर करा दो, दोनों के अंदर। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं ऊपर साइड में थोड़ा सा। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 प्लस 7x और इक्वल में क्या हो जाएगा, और इक्वल में हमारे पास क्या, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 136। ठीक है, 49 को इधर भेज दो, यहाँ पर आएगा 7x इज इक्वल टू 136 माइनस का 49, सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो 6 यहाँ पर 9 है, 16 में तो 9 चला जाएगा, बचेगा 7, ये हमारे पास हो जाएगा 7 और ये हो गया हमारे पास 8। अब हम क्या करेंगे, इस x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 87/7 करेंगे और इसको करेंगे डिवाइड, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यहाँ पर बचेगा 4, तो 0.5। ठीक है, तो ये हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा 12.5 समथिंग सेंटीमीटर, ये आएगा हमारा आंसर इस वाले क्वेश्चन के अंदर। ये जो x का वैल्यू है ये हमारे पास इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आएंगे क्या,
अब हम आएंगे इसके अगले क्वेश्चन के ऊपर, जिसके अंदर हमने आपको जो आज कॉन्सेप्ट बताया था उसके ऊपर क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसके बाद हम आएंगे थोड़े से लेंथी क्वेश्चन के ऊपर। तो सारे क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हो तो लेक्चर में बने रहो। चलिए देखते हैं अब ये वाले क्वेश्चन को। हमारे पास इस क्वेश्चन का देखो क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि इन द फॉलोइंग फिगर्स PAB इज अ सेकेंट एंड PT इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, फाइंड द अननोन लेंथ x इन ईच केसेस। ठीक है, इन दोनों केस के अंदर ही हमें x का वैल्यू फाइंड करके बताना है। और इस वाले कॉन्सेप्ट को आज के इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही हमने आपको बता दिया था कि किस तरीके से किया जाएगा जब एक टेंजेंट और एक सीकेंट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है देन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लिखना है अपने आंसर के अंदर, और उसके बाद हम लिख पाएंगे कि PT का स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को पहले तो लिखेंगे व्हेन a chord and a tangent intersect externally, then the product of the segments of the chord is equal to the square of the length of the tangent। ठीक है, तो ये हमारे पास वो वाला कॉन्सेप्ट था जिसको हम इन दोनों के ही अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से हम लिख पाएंगे जो टेंजेंट है PT, इसका स्क्वायर जो है इसके सेगमेंट कॉर्ड के सेगमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, PA इंटू PB के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसी की हेल्प से हम दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फॉर फर्स्ट हम क्या करेंगे, देखो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हम अगर देखेंगे इसी वाले को, तो यहाँ पर PT का जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर है 5। तो क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर हम इसी को लिखेंगे PT का स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB। ठीक है, यहाँ पर PT का वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू PA का वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू क्या है, PA का वैल्यू 3 है और PB का वैल्यू है 3 प्लस x। ठीक है, तो ये हो गया 3 और 3 प्लस x, है ना। इसको सॉल्व करके हम यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे, देखते हैं क्या आता है। ठीक, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू इस 3 का मल्टीप्लाई अंदर करना होगा तो ये हो जाएगा 9 प्लस 3x। ठीक है, 9 प्लस 3x हो जाएगा, 9 इधर आकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा 16 इज इक्वल टू 3x। तो x का वैल्यू आएगा 16/3, इसको डिवाइड करोगे 3 5 जा 15 1/3। ठीक है, 15 होल 1/3, 5 होल 1/3, ये हमारे पास आ जाएगा x का वैल्यू इन फर्स्ट केस। और सेकंड केस के अंदर भी सेम टाइप से करना है, ये आपको सॉल्व करना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे पास सेम है, इस तरीके से किए जाएंगे सॉल्व। अब हम आते थोड़े से अच्छे और लेंथी क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, ये तो हमारे पास 6 क्वेश्चन हो गए जो कि छोटे छोटे थे। अब हम आएंगे थोड़े बड़े क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस भी बोर्ड में पूछे जाते हैं और वो इम्पोर्टेंट भी हैं। ठीक है, अब देखो आज का जो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, ये क्योंकि ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है और थोड़ा सा अच्छा भी है, इसको सॉल्व करने में आपको भी थोड़ा सा मजा आएगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा है P and Q आर सेंटर ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। जो P और Q, ठीक है, हमारे पास क्या है कि P और Q सेंटर वाले दो सर्कल हैं जो कि जिनका रेडियस हमारे पास 9 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, ये आपको ध्यान से देख लेना, समझ लेना। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसमें टचिंग वाला ही है। अब यहाँ पर क्या आ गया कि PQ इज 17 सेंटीमीटर, P से लेकर Q तक का जो डिस्टेंस है वो है 17 सेंटीमीटर। कहा गया है द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस x सेंटीमीटर। जो हमारे पास ये जो R दिया गया है, R इज द सेंटर ऑफ द सर्कल विद x सेंटीमीटर। मतलब क्या कहा गया है कि ये जो R सेंटर वाला सर्कल है, इसकी जो रेडियस है वो है x सेंटीमीटर। मतलब ये है x सेंटीमीटर की रेडियस इसकी। ये देखो लिखा है विच टचेस द अबव सर्कल एक्सटर्नली, यानी कि इन दोनों सर्कल को ये एक्सटर्नली टच कर रहा है। गिवन दैट PRQ इज इक्वल टू 90 डिग्री है। जो PRQ ये वाला एंगल है वो 90 है। इसका मतलब जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एन इक्वेशन इन x एंड सॉल्व इट। ठीक है,
कुल मिला के हमसे कहा गया कि इस x का वैल्यू फाइंड करके बताओ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा ये आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक चीज ये ध्यान देनी है कि जो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो हमने आपको जब बताया था कि व्हेन टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली देन द लाइन ऑफ सेंटर है, जो लाइन ऑफ सेंटर है उसकी हमको लेंथ कैसे फाइंड करनी है, इन दोनों के रेडियस का सम करके, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे क्या, सिंस द सर्कल्स विद सेंटर P and R having radius 9 centimeter and x centimeter, ठीक है, touches each other, देन इसकी हेल्प से हम लिख पाएंगे क्या, इसकी हेल्प से हम ये लिख पाएंगे कि पी आर जो है इसकी लेंथ क्या होगी। पी आर की लेंथ क्या, क्योंकि इसकी जो रेडियस है ये है 9 सेंटीमीटर, तो आपको 9 यहाँ पे भी लिखना है। इसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर और ये टोटल लेंथ है 17 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमें अगर पी आर की वैल्यू फाइंड करनी तो ये हो जाएगी 9 प्लस एक्स, देन हम लिखेंगे पी आर इज इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें सेम यही वर्क लिखना है उन दोनों के लिए जिसका सेंटर आर और जिसका सेंटर क्यू है, ठीक है। अगेन क्या, 10 सर्कल्स, यही सेम चीज हमको लिखनी है। 10 सर्कल्स विद सेंटर आर एंड क्यू, विद सेंटर्स आर एंड क्यू हैविंग रेडियस क्या है 9 एंड 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 9 सॉरी आर की है x और इसकी है 2, तो x एंड 2 सेंटीमीटर, ठीक है, टचेस ईच अदर। देन हम क्या करेंगे, देन हम क्या लिखेंगे कि ये जो साइड आर क्यू है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी x प्लस 2, क्योंकि इसकी जो रेडियस है ये भी 2 सेंटीमीटर है ना, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस x हो जाएगा सेंटीमीटर। एंड हमें पी क्यू का जो लेंथ है वो गिवन है, यहाँ पर पी क्यू का जो लेंथ है वो 17 सेंटीमीटर गिवन है, एंड पी क्यू इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर है, ये हमको पता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पी आर क्यू ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। नाउ लिखेंगे इन ट्राइंगल पी आर क्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, जो कि हमारे पास पी आर की फॉर्म में है, प्लस बेस का स्क्वायर जो कि हमारे पास आर क्यू या क्यू आर के फॉर्म में है, ठीक है। ये हम लिख देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबकी वैल्यूज यहाँ से पुट करनी है, तो हमारे पास x में एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। पी क्यू का जो वैल्यू है वो है 17, तो यहाँ लिखेंगे 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का वैल्यू क्या है 9 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 9 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू आर का वैल्यू ये है 2 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। हमसे ये भी कहा गया था ना कि राइट एन इक्वेशन इन x, तो 2 प्लस एक्स, ये जो इक्वेशन है हमारी आ गई, इक्वेशन इन x। अब हम इसको सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ये तो एक आंसर हो गया, हम इसको इक्वेशन भी मान लेते हैं, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं, चलो। तो 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 289 हो गया, इज इक्वल, यहाँ पर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 18x, प्लस यहाँ पे आप 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टू द 4x हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 18 और 4 कितना हो जाएगा 22x हो जाएगा, ये लिखा है 81 और ये 289 इधर जाएगा तो यहाँ 0 बचेगा, ये चला जाएगा माइनस का 29, ठीक है। ये हो गया। और इसको करो सॉल्व, इनको जरा देखो, इनको सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 22x, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 में से 1 चला जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 8 और ये चला गया, तो ये
यहाँ पर हम लोगों ने अभी इस 4 को इसमें नहीं ऐड किया, तो ये 4 और 81 क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 में से 5 गया 4 और ये 0 और ये 2, तो 204 हो गया। अब इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देंगे ताकि ये इक्वेशन थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाए, है ना। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 22 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 11x और माइनस का 204 को डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 102 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें करना होगा सॉल्व, जिससे हमारे दो वैल्यूज मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखो 102 को हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे। 11 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो जिसका मल्टीप्लाई कराने पर 102 आना चाहिए। तो 102 केवल 17 की टेबल में ही आता है, 17 6 102 होगा। तो इस 11 को हम 17 और -6 की फॉर्म में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो हमारे पास जो x के वैल्यूज मिलेंगे हमको वो आएंगे माइनस का 17 और प्लस का 6, ये हमारे आंसर आएंगे। बट जो सर्कल का रेडियस है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो यहाँ लिखेंगे द रेडियस कांट बी नेगेटिव, सो -17 जो है वो हमारा आंसर नहीं होगा। द वैल्यू ऑफ x इज 6 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। कौन से सर्कल की रेडियस है, ये हमारे पास इस वाले सर्कल की रेडियस है जो कि 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, और यही हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से किया जाएगा सॉल्व इस वाले क्वेश्चन को। अगर आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन अच्छा लगा तो इसको नोट कर लो, और इस वाले क्वेश्चन को एक दो बार और सॉल्व करके देखना, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को टच करते हैं, ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को टच करते हैं, इसलिए इनकी जो लाइन ऑफ सेंटर्स है ये हमको 9 + x करके मिला, इनका जो लाइन ऑफ सेंटर है ये हमको x + 2 करके मिला। ठीक है, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल था, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से एक इक्वेशन बनाई, सॉल्व किया, x का वैल्यू 6 आया। ठीक है, -17 इसलिए नहीं लिया जाएगा क्योंकि रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए हमने प्लस वाला वैल्यू जो कि 6 था वही लिया, वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरीके से। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर अगला, जो कि हमारे पास थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आखिर हम करेंगे क्या, देखो सबसे पहले तो इसके अंदर गिवन क्या है, इसके अंदर हमसे कहा गया इन द एडजॉइनिंग फिगर अ सर्कल इज इनस्क्राइब्ड इन द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल बनाया गया है जो कि उसकी सभी साइड्स को टच करते हुए जा रहा है। ठीक है, अब कहा गया गिवन दैट BC इज इक्वल टू 38 सेंटीमीटर। BC का मतलब इस पूरी साइड की जो लेंथ है ये है हमारे पास 38 सेंटीमीटर, एंड हमसे कहा गया QB जो है वो 27 है। QB मतलब क्या है कि Q से लेकर के B तक का डिस्टेंस ये क्या है हमारे पास 27 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड DC जो है वो 25 है। DC का मतलब ये पूरी साइड, ये हमारे पास क्या है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके बाद हमसे कहा गया है कि AD इज परपेंडिकुलर टू DC है, जो AD साइड है ये DC पर परपेंडिकुलर है, यानी कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, इस सर्कल की हमको रेडियस फाइंड करके बताना है। ठीक है, अब देखो इस वाले सर्कल की अगर रेडियस फाइंड करनी है तो सबसे पहले तो हमें इसका जो सेंटर है वो लेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर सेंटर तो गिवन नहीं है। तो मान लेते हैं कि O इसका सेंटर है, एंड अगर O से हम P पर कोई परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो OP बनेगा, और ये OS जो कि इस सर्कल का रेडियस होगा। ठीक है, आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, रेडियस जो होती है वो सर्कल की वो टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक, अब हम इस चीज को यहाँ पर लिखेंगे, सर्कल का सेंटर ने जो लेट किया है उसको लिखेंगे। सॉल्यूशन के अंदर क्या करना है, लिखेंगे सबसे पहले कि लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल, द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, लेट O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ऐसे लिखते हैं ना, लेट O is the center of the circle, center of the circle। ठीक है, एंड हमारे पास P और S जो है वो क्या है, वो इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, एंड तो लिखा ही है, PS are the points of contact of the tangent, किस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, AD और DC के। ठीक है, AD एंड DC। ठीक, इसके ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस वजह से अब क्योंकि इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट AD का है P और DC का है S, देन हम बोल सकते हैं कि टेंजेंट पर जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होगी। सो
हम यहाँ पर लिख पाएंगे क्या कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है AD पर, ठीक है, एंड OS जो है ये परपेंडिकुलर होगी DC पर, ठीक है, DC पर, ठीक। ये क्यों होगी? क्योंकि हमें पता है टेंजेंट एंड देखो टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पॉइंट से अगर कोई रेडियस ड्रॉ करी गई तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती है। ये हमने कॉन्सेप्ट पहले पढ़ रखा हुआ है, ठीक है। तो उसी को हमने यहाँ पर अप्लाई किया। चाहो तो यहाँ पर उसको आप लोग रीजन के फॉर्म में दे सकते हो, ठीक है। यहाँ लिखोगे द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, द टेंजेंट एंड द रेडियस through the point of contact are perpendicular each other, ठीक है। ऐसे लिख देंगे तो हमारे पास ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए, यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया है, ठीक है। ऑल्सो हमें एक चीज और गिवन है, ऑल्सो AD इज परपेंडिकुलर टू DC, कि AD जो है वो परपेंडिकुलर है DC पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। इसका मतलब ये है कि जो OPDS है ये हमारे पास एक स्क्वायर हो गया, क्योंकि एक स्क्वायर ही ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। अगर ये तीनों 90 तो चौथा भी अपने आप 90 हो जाएगा, ठीक है। देन हम यहाँ पे लिख सकते हैं therefore क्या कि OPDS इज अ स्क्वायर, ठीक है। अब अगर ये स्क्वायर है तो इसकी सभी साइड्स हमको फाइंड करनी पड़ेगी। हमसे कहा गया है कि इस सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है, तो हम मान लेते हैं कि सर्कल की रेडियस है x, तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x ही हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि हमको DS साइड नहीं पता है। अगर हमको इस साइड की वैल्यू पता चल जाएगी तो यही उसकी रेडियस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वाली साइड के इक्वल है, क्योंकि ये एक स्क्वायर है, ठीक है। अब हमारे पास देखो गिवन क्या क्या है। हमारे पास ये पूरी साइड दी गई है, लेकिन हमें इतना पता है कि ये जो QB है ये BR के इक्वल होगा, है ना, क्योंकि ये क्या है, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, है ना। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो हम इसकी हेल्प से लिख पाएंगे कि QB जो है वो BR के इक्वल है। नाउ QB इज इक्वल टू BR हो जाएगा, ठीक है। QB का वैल्यू क्या है 27 है, तो BR का वैल्यू भी 27 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल एंगल, ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। इसकी हेल्प से हमने ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि BR तो पता चल गया कि ये 27 है, तो RC का यानी कि ये हमारे पास जो CR है इसका वैल्यू क्या होगा वो हम फाइंड करेंगे। तो CR का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाएगा, पूरी साइड BC में से BR को सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है, यानी कि BC माइनस BR करेंगे तब हमको मिलेगा ये CR का वैल्यू। तो BC का वैल्यू क्या है 38 माइनस 27, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया CR का वैल्यू। अगर ये 11 हो गया तो ये भी 11 होगा, ठीक है, 11 क्योंकि ये भी CR और SC जो है ये भी तो टेंजेंट्स ही है ना। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, नाउ CR इज इक्वल टू SC होगा, क्योंकि ये भी क्या SC है सेम 11 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, ये हमको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद CR इज इक्वल टू SC हो गया, इसका वैल्यू 11 है और टोटल DC का वैल्यू है 25। अगर हम DS फाइंड करना चाहे तो 25 में से 11 हटा देंगे तो हमको इसका वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हमें यही काम करना है, तो वो हम ऊपर कर लेते हैं इस जगह पर, है ना। यहां पर हम क्या लिखेंगे, इसके बाद का ये जो DS का पार्ट है, ठीक है, इसलिए जो DS आएगा वो हमारा आएगा DC माइनस SC करके, ठीक है। DC में से SC हटा देंगे, DC माइनस SC यानी कि 25 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा हमारे पास 14 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। हेंस द रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। क्यों?
रेडियस सेंटीमीटर 14 क्यों हो जाएगी, इसकी वैल्यू अगर 14 आई है, इसकी वैल्यू 14 आई है, तो ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14, क्योंकि ये एक स्क्वायर है ना, इस वजह से हम बोल सकते हैं कि इसकी रेडियस भी 14 होगी। इस वाले स्क्वायर की एक साइड आ गई, सब इक्वल होती हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख के दिखा देंगे 3 डॉट्स की हेल्प से कि हमारे पास OPDS इज अ स्क्वायर है, ठीक है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जो रेडियस है वो हमारी 14 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को सॉल्व करना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास एक और है, ये वाला आप लोगों ने देख लिया है, तो उस वाले क्वेश्चन को आप चलते हैं, उस वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि वो कैसा क्वेश्चन है ना, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए अब इसको हटाते हैं, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारे पास सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही एक क्वेश्चन है, बट यहाँ पर क्या किया गया है कि सर्कल को इंस्क्राइब किया गया है एक ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि इन द गिवन फिगर ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विद AB जो साइड है इसकी, जो AB है नीचे वाली है 6 सेंटीमीटर, BC है 8 सेंटीमीटर, अ सर्कल विद सेंटर O हैज बीन इंस्क्राइब्ड इनसाइड द ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल है, दिख रहा है आपको। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, जो कि इस सर्कल की रेडियस है, ठीक है। ये जो रेडियस x है इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। और आपको पता है कि जो सर्कल की रेडियस होती है वो टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, इसलिए यहाँ पर दोनों 90 डिग्री के एंगल है। और क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका ये वाला एंगल 90 है, और अगर 3 एंगल 90 है इसका मतलब है कि OPBR ये एक स्क्वायर है। और यहाँ पर आपको इसको प्रूफ करके नहीं दिखाना है कि एक स्क्वायर है, आपको दिया ही गया है कि ये एक स्क्वायर है, बस आपको लिखना है और सॉल्व करना है, ठीक है। देखो हम किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, ये साइड पता है, वो वाली साइड हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले तो हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से जो थर्ड साइड है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। थर्ड साइड मतलब हम जो AC की बात कर रहे हैं उसकी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है BC प्लस बेस है AB का स्क्वायर, ये हो गया। अब हमें AC का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन BC का जो वैल्यू है वो हमको पता है 8 सेंटीमीटर है यहाँ पर। तो 8 का स्क्वायर प्लस AB का वैल्यू क्या है 6 है, तो 6 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 64 और ये हो गया 36, ऐड करोगे तो 100 आएगा, जो कि होता है 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पर है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, यानी कि AC का वैल्यू आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्योंकि हमको जो AC है ये 10 सेंटीमीटर मिल गया, ठीक है, ये हमको मिल गया 10 सेंटीमीटर, है ना। अब यहाँ पर देखो कि अगर ये हमको दिख रहा है कि ये x है, ये x है, क्योंकि ये पिछले वाले क्वेश्चन तरीके नहीं तो उस तरीके से सॉल्व नहीं होगा, है ना। इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अगर हमको ये पता है कि ये x है हमारे पास, ठीक है, और ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है 6 है, टोटल हमारे पास क्या है 6 है। अब यहाँ पर देखो कि ये पूरी साइड है 10, ठीक, ये पूरी क्या हो गई 10 हो गई। अगर हम यहाँ पर फाइंड करते हैं किसकी वैल्यू, इसकी AQ की, ठीक है। AQ जो है वो AP के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। और AP का वैल्यू हमारे पास क्या है, AP का वैल्यू हमारे पास जो है वो 6 माइनस x करके आएगा, क्योंकि ये यहाँ पर x है। अगर ये x है तो AP का वैल्यू आएगा 6 माइनस x, मतलब ये जो है हमारे पास 6 माइनस x करके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अब क्या कि नाउ AQ इज इक्वल टू AP होगा, AQ इज इक्वल टू AP होगा, क्योंकि रीजन इसका लिखेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल एंगल, ठीक है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, ठीक है। तो हमने ये तो बता दिया कि हमारे पास जो AQ है ये AP के इक्वल है, क्योंकि ये टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट है। देन हम यहाँ से अगर AP का वैल्यू लिखेंगे तो AQ के इक्वल है, तो AQ का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, AQ का वैल्यू वही आएगा जो AP का होगा, ठीक है। और AQ का वैल्यू हमको मिलेगा AB में से BP को सब्ट्रैक्ट करके। तो AB का वैल्यू है 6 और BP का वैल्यू है x, तो 6 माइनस x सेंटीमीटर आ गया AQ का वैल्यू। हमें AQ ही चाहिए, क्योंकि हमें पता है AC की लेंथ है AC की लेंथ 10 सेंटीमीटर है,
तो अगर हमें ये दोनों x की फॉर्म में मिल जाए तो हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो भी x है, तो ये बची हुई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 8 माइनस एक्स, ठीक है। और ये इसके इक्वल है, जो CR है वो CQ के इक्वल है, ठीक है। तो सेम काम हमको यहाँ पे भी करना है, लिखना है क्या कि CR इज इक्वल टू CQ है, क्योंकि ये भी क्या है, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। आपको ऐसे पूरा लिखना है। उसके बाद हमें इस CQ का वैल्यू निकालना है, तो CQ का वैल्यू कैसे आएगा, इस पूरे BC में से इस BR के वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके, जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो CQ इज इक्वल टू आएगा, BC का वैल्यू है 8 माइनस इसका वैल्यू है x, जो कि यहाँ पर लिखा है पहले से ही, ठीक है। तो 8 माइनस एक्स आ गया CQ का वैल्यू इतने सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें CQ मिल चुका है और AQ भी मिल चुका है, ठीक। हमें करना क्या है, हमें सिंपली ये जो AC का वैल्यू 10 सेंटीमीटर आया ना, इसका यूज करना है, ठीक है। अब क्या करना है, लिखना है कि AC इज इक्वल टू AQ प्लस QC है। AC जो है वो AQ और QC को मिला के बना है, ठीक। तो AC का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AQ का वैल्यू कितना है 6 माइनस एक्स, और QC का वैल्यू है 8 माइनस एक्स, ठीक है। तो 6 और 8 कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 14 माइनस का 2x इज इक्वल टू 10 है। तो 2x को इधर ले और 10 को उधर भेज दो, तो 2x इज इक्वल टू 14 माइनस 10, यानी कि ये हो गया 4। और आप क्या करेंगे, ये हो गया 2x इज इक्वल टू 4, कैंसिल कर दोगे तो x का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। तो यहां से आ गया x का वैल्यू 2 सेंटीमीटर इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस सर्कल की रेडियस कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से किया जाएगा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व, जैसे हमने इसके पहले वाला सॉल्व करवाया था, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादा लेंदी नहीं है, बस इनका जो सोल्यूशन है वो आपको लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ताकि कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं। जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए उन्हीं पर बेस्ड वाले क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास एक यूनिक क्वेश्चन है जो कि इससे थोड़ा सा अलग है, और उसके अंदर हो सकता है आपको एरिया का यूज करना पड़ जाए, ठीक है। तो अब इसको हटा देते हैं, आते हैं इस वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं कि वो क्या है अब अपने पास। तो चलिए अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन के ऊपर। ये वाला क्वेश्चन जो है एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी भी है और बोर्ड एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन भी है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले देखो गिवन क्या क्या है, हम उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। कहा गया है कि इन द फिगर आ ट्रायंगल ABC ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है जो कि सर्कल पर सर्कमस्क्राइब किया गया है, और रेडियस 3 सेंटीमीटर। इस सर्कल की जो रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर, सच दैट द सेगमेंट्स BD एंड DC। अब हम बात करेंगे BD, ये जो छोटा सा सेगमेंट दिख रहा है BD और DC, ये 6 और 9 सेंटीमीटर के हैं। एंड इफ द एरिया ऑफ इस पूरे ट्रायंगल का जो एरिया है वो हमसे कहा गया है कि अगर 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड AB, इस पूरी साइड AB और इस पूरी साइड AC का वैल्यू फाइंड करके बताना है, ठीक है। तो ये कैसे किया जाएगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक कॉन्सेप्ट जो कि आप लोग जानते हो कि टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल, ठीक है। यानी कि ये वाली इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपने आंसर को लिखते समय लिखेंगे सबसे पहले कि द टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। इतना लिखेंगे। उसके बाद हम लिख सकते हैं क्या कि जो BD है वो FB के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे BD इज इक्वल टू FB, ठीक। और जो CD है वो EC के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। CD जो है वो EC के इक्वल हो जाएगा। एंड हम लिख सकते हैं कि AF जो है वो AE के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं क्या कि AE इज इक्वल टू AF भी होगा, ठीक है। ये टेंजेंट्स आपस में तो इक्वल हो गए, है ना। अब हमें देखो क्या करना होगा कि हमें एक चीज पता है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। बट हमें यहाँ पर एरिया गिवन है, सॉल्व करने के लिए सिर्फ एरिया गिवन है और कुछ नहीं गिवन है। सॉल्व करने के लिए हमें गिवन है सिर्फ और सिर्फ एरिया, तो हमें एरिया का फॉर्मूला भी यूज करना होगा, ठीक है। उसके लिए हमें 3 ट्रायंगल इसके अंदर देखने पड़ेंगे,
इसके अंदर हमें इसके अंदर भी ट्रायंगल देखने पड़ेंगे। क्या इसके अंदर आपको ट्रायंगल दिख रहा है? ट्रायंगल तो एक बड़ा वाला दिख रहा है, बस छोटा वाला दिख ही नहीं रहा। तो उसके लिए भी देखो कुछ करेंगे। सबसे पहले तो हमें लेंथ ऑफ द साइड पता होना चाहिए। जो साइड BC है उसकी टोटल लेंथ क्या है, यहां से लेके यहां तक, ये है 6 + 9 यानी कि 15 सेंटीमीटर। ठीक, अगर ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 6 हो गया। अब ये इसके इक्वल है तो मान लेते हैं कि ये x है तो ये भी x हो गया। ठीक है, क्योंकि हमको ये नहीं पता है ना, ये 9 है तो ये भी 9 हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है क्योंकि ये इसके इक्वल हो गया। BD = FB के, जो कि 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, CD = ये EC की हो जाएगा, ये 9 सेंटीमीटर है। और AE = AF, जो कि हमने x सेंटीमीटर लेट कर लिया, ये x है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, देखो यहाँ पर हमें अगर साइड AC की लेंथ पता करनी तो ये हो गया 9 + x, टोटल 9 + x हो गया। और AB की बात करेंगे तो 6 + x हो जाएगा। ये यहां से पूरी हो गई 6 + x, ये पूरी AB। ठीक है, अब देखो अगर ये जो सेंटर है इसका, A से एक लाइन खींचो जो उसके सेंटर को मिला दे, B से एक लाइन खींचो जो उसके सेंटर तक जाए, और यहां से C तक भी एक लाइन खींचो। ठीक है, तो आपको ट्रायंगल एक ये दिख रहा होगा। ठीक है, AOB, ठीक है, BOC और AOC ये भी दिख रहा होगा। अब 1 2 3 ट्रायंगल आपको मिल गया। एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट। बेस पूरा ये, हाइट ये, पता है ना। तो इन तीनों के एरिया का सम बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा, है ना। तो हमें बस ये करना है। नाउ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। ठीक है, ये पहला, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। ठीक है, इन तीनों के एरिया का सम इस बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा। बड़े वाले का एरिया जो है 54 सेंटीमीटर गिवन है हमको। ठीक है, ये गिवन है हमको 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया हमको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाफ बेस इनटू हाइट। BOD के अंदर बेस क्या है, BC है, और हाइट है OD। ठीक है, तो BC इनटू OD। ठीक है, प्लस इसके अंदर भी हाफ इनटू बेस इनटू हाइट BOA के लिए OF हो गया हाइट, और बेस हो गया AB, तो AB इनटू OF। ठीक है, प्लस फिर से हाफ बेस इनटू हाइट, तो उसका बेस है AC इनटू हाइट है OE। ठीक है, और सभी के वैल्यूज हमको गिवन है, हमने यहाँ पर लिख रखे हैं सबके वैल्यूज। ठीक है, तो वही हमको यहाँ पर अब पुट करने हैं। और इसको सॉल्व करके जैसे ही हमारा यहाँ पर क्या होगा कि हमको वैल्यू मिलेगा किसका, x का वैल्यू मिल जाएगा, फिर हम उसको पुट करके यहाँ पर साइड्स के वैल्यू भी फाइंड कर लें। ठीक है, तो अब हम यहाँ से इसको हटा देते हैं ताकि हमारा ये क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व हो जाए इतने ही स्पेस के अंदर। अब देखो यहाँ पर क्या, हमने सारे वैल्यूज यहाँ पर पुट करने हैं। तो 1/2 तीनों में कॉमन करके बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर है 52, 1/2 बाहर कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा BC इंटू OD। तो BC का वैल्यू क्या है, BC का वैल्यू है 15, OD का वैल्यू है 3। तो हो गया, पहले हो जाएगा 15 इंटू 3, प्लस यहाँ पर आओ AB OF। तो AB का वैल्यू क्या है, AB का वैल्यू है 6 + x, और OF का वैल्यू है 3। तो ये हो गया 6 + x इंटू 3। इधर आओ, AC का वैल्यू क्या है, AC का वैल्यू है 9 + x, और ये है 3। तो ये हो गया 9 + x इंटू में 3। ठीक है, इस 2 का मल्टीप्लाई इधर करा दो तो ये हो जाएगा 108 हो जाएगा। इधर आओ, ये हो गया 45 प्लस 3 का मल्टीप्लाई करा दो तो 18 + 3x हो गया, प्लस 3 का 9 इसमें करा दो तो 27 + 3x हो गया। 3 और 3 ये हो गया 6x। क्या हो गया, 6x। इसको और इसको ऐड करो और इधर भेज दो। ठीक है, यहाँ पर 108 पहले से है, इसको ऐड करके जब इधर भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा। ऐड करो, 7 और 8 15, और 5 20 का 0 कैरी किया 2 2 1 3 और 4 7 और 1 8, और सॉरी 7 और 2 9 90 हो गया।
यहाँ पर आएगा 6x इन दोनों को ऐड करके, ठीक है। 108 में से 90 चला गया तो हमारे पास बचेगा 18 इज इक्वल टू 6x, 6 3 जा 18, यानी कि x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आ गया। ये हमको मिल गया x का वैल्यू। अब नाउ साइड जो AB की वैल्यू है वो क्या है, AB इज इक्वल टू 6 प्लस x है, तो 6 प्लस x का वैल्यू है 3, यहां रख देंगे तो आ गया 9 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आ गया AD का, सॉरी AB का, AB, ठीक है। अब हमें AC की भी लेंथ फाइंड करनी है, सो AC इज इक्वल क्या हो जाएगा, 9 प्लस x है, 9 प्लस x, तो 9 प्लस x का वैल्यू क्या है, 3 है, तो यहां पर रख दो 3, तो ये भी हो गया 12 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आंसर है इस वाले क्वेश्चन के, ठीक है। तो ये हमारे पास थोड़े से लेंथी क्वेश्चन थे जिनको हमने आपको अभी दिया है, समझाया अच्छे से और सभी के एक एक डिटेल में क्वेश्चन का आंसर बताया है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो कुछ भी बताया गया इसको आप लोग सबसे पहले तो डायग्राम बना लेना, बाद में इन वैल्यूज को लिखना ताकि इतनी खिचड़ी ना पके और आराम से आप लोग इसको सॉल्व कर पाओ, ठीक है। इस पूरे ही बोर्ड में इसका सोल्यूशन गिवन है, ठीक है। जहां से स्टार्ट किया और जहां पर खत्म किया वो क्वेश्चन जो था वो हमने रफ कर दिया। क्वेश्चन आप लोग अब पीछे जाकर के देख सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास और भी है आपकी बुक में जिनको आप हो सकता है सॉल्व करना पड़े। अगर आपको बुक के अंदर इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया नहीं गिवन होगा देन आपको सेमी पैरामीटर का यूज करना होगा, तब इसके वैल्यूज आप फाइंड करोगे। सेमी पैरामीटर का मतलब है कि BC AB और ये AC तीनों साइड्स आपको पता होनी चाहिए, और सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C बाई 2, यानी कि सम ऑफ 3 साइड्स बाय 2, ठीक है। उसके बाद आप एरिया का फॉर्मूला लगाओगे, रूट के अंदर S माइनस A S माइनस B S माइनस C करके, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको एरिया ना गिवन हो देन आप इस तरीके से एरिया फाइंड करोगे, ठीक है। बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड करोगे और छोटे छोटे ट्रायंगल का एरिया आपको रखना है, देन आपको अगर ये x वैल्यू फाइंड करने हैं तब ऐसे आप करोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन सर्कल्स के अंदर मेरे ख्याल से जितने कॉन्सेप्ट हमने आपको अभी तक पढ़ाए हैं उन सभी कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड हमने आपको क्वेश्चन इस वाले लेक्चर के अंदर करा दिए। थोड़ा सा लेंथी लेक्चर भले है लेकिन हमने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 10 कराए हैं और मेरे ख्याल से काफी है इस वाले लेक्चर के लिए, ठीक है। अगर हमें लगेगा कि क्वेश्चन कम है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर तो क्वेश्चन और कराए जाएंगे। अब मिलेंगे इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर जिसके अंदर हमें अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज बतानी है। अभी आपको एंगल प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है सर्कल्स की, और अभी अल्टरनेट एंगल्स के बारे में बताना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में नए प्रॉपर्टीज, नए क्वेश्चन, नए टॉपिक्स के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय जवान, मौज करो, पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो, बोर्ड एग्जाम की तैयारी अपनी करते रहो।